हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। और हम लोगों का जो डिस्कशन का मुद्दा है वो पॉलिटी की तैयारी कैसे करें फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। पहले तो हम प्रीलिम्स की बात करेंगे क्योंकि 2025 के प्रीलिम्स के 5 महीने बचे हुए हैं और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पर ईयर पॉलिटी सेक्शन से आते हैं और अत्यंत सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको प्रीलिम्स को क्लियर करना है, प्रीलिम्स को अच्छी तरीके से कैसे निकालना है, तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 18-20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 10-12 क्वेश्चन बहुत अत्यंत सरल किस्म के होते हैं और जो भी तैयारी करता है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में इजी क्वेश्चन को ना तो गलत करता है ना तो छोड़ता है। आधे लोग प्रीलिम्स फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इजी क्वेश्चन को या तो गलत कराते हैं या तो छोड़ाते हैं। बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं, इस बार प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आए, है ना, प्रीलिम्स भाई मई मंथ में है, मई लास्ट वीक में, और इसका रिजल्ट ये मान के चलो मई के बाद जून में, लास्ट जून तक आपका रिजल्ट आपके हाथों में आ जाना है। और आप चाहते हैं कि मैं मेंस लिखूं क्योंकि आपकी मेंस की तैयारी अच्छी है, आपने 4 पेपर जीएस के अच्छे तैयार किए हैं, आपने ऑप्शनल पे 4 साल से मेहनत कर रखी है और आप इंटरव्यू भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रीलिम्स में सब्जेक्ट वाइज रणनीति बहुत आवश्यक है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक में या किस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें भूल जानी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास हमने सोर्सेज की ली थी, किन सोर्सेज से आप तैयारी करें कि आपका रिस्पांस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी हम लोग इज्जत नहीं करते हैं, और जब इज्जत नहीं करते तो रिजल्ट हमारी इज्जत नहीं करता है, धुआ के रख देता है हमारी। तो कुल मिलाकर के जब भी आपको लगे कि नहीं मेरी तैयारी कैसी है उसको जांचना हो, तो सबसे बेहतर तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ना तो किसी कोचिंग के मॉक टेस्ट सीरीज, ना ही कुछ। आपको अपने आपकी तैयारी को जांचना है तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किस हिसाब से टैकल कर रहे हैं, कितना आपको आ रहा है ना। तो इस हिसाब से तैयारी होती है। तो चलो, पॉलिटी में हम लोग बात कर रहे थे कि पॉलिटी की तैयारी हम किससे करें। देखो, मैं बार बार कहता हूं, पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा आपको किताबों का बर्डन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी किताबें खरीद ली, हर कोचिंग के नोट्स खरीद लिए, ऐसा नहीं है। सभी किताबों में लगभग एक सी चीज़ें लिखी हुई हैं। आर्टिकल 32 के बारे में सभी किताबों में एक ही बात लिखी हुई है, कुछ में थोड़ी कम, कुछ में थोड़ी ज़्यादा, कुछ में स्पष्टता का अभाव है, कुछ क्लिष्ट लैंग्वेज में है, कुछ कुछ। आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉलिटी के लिए अपने बेसिक को कवर करना है, और बेसिक बढ़िया से कवर होगा आपका एनसीईआरटी से। ठीक है, तो बेसिक को कवर करने का सबसे सिंपल और सबसे आसान रास्ता एनसीईआरटी होती है। देखो, मैं बताता हूं कहां से क्वेश्चन पूछे गए। अब जैसे पहले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। अब ये प्रस्तावना का क्वेश्चन है ना। अगर आपने प्रस्तावना, अब ये तो नहीं पढ़ाया होगा किसी ने वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी भाई। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, उसके कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए तत्काल, लेकिन जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो हमारी जो स्थिति थी भाई, अब देखो, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो थे हम, ये तो पहली बात तो एकदम सत्य है। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर आज की प्रस्तावना हम पढ़ें तो आज की प्रस्तावना में ये बात एकदम स्पष्टतया लिखी गई है। अब देखो, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, आपातकाल का दौर था। पंथ निरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, कब जोड़ा गया भाई, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्या लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रस्तावना में था? हाँ, बिल्कुल था। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये बी वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा था। अब देखो, प्रस्तावना को आपको पढ़ना है, उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करनी है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है ना, उसके प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करनी है, तब उसको
जाके मानना है कंप्लीट है हमारी, और प्रस्तावना में ठीक से पढ़ना है आपको, क्या कब आया क्या कब नहीं, बस आंख मूंद के नहीं लगा देना है। ये 26 जनवरी यानी मूल संविधान की बात कर रहा है कि जब हमारा संविधान लागू था तो हमारी वास्तविक स्थिति क्या थी, हमारे देश की वास्तविक स्थिति के बारे में सिंपल क्वेश्चन है ना। बहुत कॉमन सेंस यूज करके आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को प्रस्तावना तो पता ही है, जो यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है प्रस्तावना पता है, बस समस्या कहाँ आती है क्वेश्चन को समझने में और उसका आंसर डिसाइड करने में, ठीक है। अब जो जल्दी में रहा होगा वो डी वाला ठोक के चला आया होगा। भारत की संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, ये बात तो सही नहीं लगती भाई। 1973 आपको याद हो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में एकदम स्पष्ट हो गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान के विविध खंडों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है। ये दूसरी वाली बात तो हमेशा लागू रही है, चाहे 1951 वाला मैटर हो, शंकरी प्रसाद वाला, या सज्जन सिंह का मामला हो, गोलकनाथ भारती मामला हो, या केशवानंद भारती मामला। ये तो हमेशा मानते थे कि चलो 1973 के पहले ये माना जाता था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन उसके जो शब्द हैं वो संविधान की व्याख्या में उपयोग किए जा सकते हैं। बाद में 73 में भाग मान लिया गया। अब देखो क्या कहा गया, दूसरा ऑप्शन क्या है, संविधान का भाग नहीं है। वर्तमान में तो है भाई, 73 के बाद से तो हो गया, क्या दिक्कत है, संविधान का भाग है, वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। प्रस्तावना का अकेले कोई वर्चस्व नहीं है, वो संविधान का भाग है, इट्स ओके, लेकिन विधिक प्रभाव नहीं रखती। अगर अन्य भागों से स्वतंत्र होकर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला सही था, सही ये भी है, ठीक है, लेकिन ये कहा विधिक प्रभाव रखती है, जैसा कि उसका अब फंडामेंटल राइट्स की तरह प्रस्तावना थोड़ी है, डीपीएसपी की तरह प्रस्तावना थोड़ी है। बात समझ में गई ना, ये वाला सही है। उसके बाद कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, यानी लिखा नहीं गया, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की। तो भैया विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई, न्याय ना कि स्वतंत्रता, ठीक है, ये वाला नहीं है। संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किसमें प्रतिबंधित होता है, तो भैया उद्देशिका में प्रतिबंधित होता है। आ गई बात समझ में, देखो सिंपल टाइप का था, है ना। तो इस टाइप से प्रस्तावना से पर ईयर 1-2 क्वेश्चन आते हैं। आपको चाहिए कि प्रस्तावना को ढंग से पढ़ लिया जाए, जो 40-50 क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस में उनकी प्रैक्टिस कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। देखो उपाधियां नहीं है, राज्य विद्या संबंधी और सेना संबंधी उपाधियां दे सकता है, लेकिन उनका उपाधियों का प्रयोग क्या किया जाएगा, नाम के साथ विशेषण के तौर पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब शिक्षा संबंधी उपाधियां हैं, ठीक है। तो 18 के अंतर्गत उपाधियां हैं, नहीं क्लैरिफाई नहीं किया गया है, हटाओ छोड़ो। वर्ष 1954 के प्रारंभ में किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया, ठीक है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, मैक्सिमम 3 तक दिए जाते हैं, ठीक है, 5 की कोई बात नहीं है, कभी कभार 4 है, लेकिन सीमित की बात नहीं की गई है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो भैया पहला तो सही नहीं है। अब पहले के साथ देखो, या तो 1 और 2 होगा, या तो 1 और 3 होगा, या तो 1 3 होगा, ये वाला तो एकदम सही है, ठीक है। अब केवल एक बार निलंबित किया गया है, हाँ बिल्कुल एक बार निलंबित किया गया है, तो दूसरा सही है, और 1 और 3 गलत है, ये वाला सही हो जाएगा, है ना। उससे पूछा गया, अब ये वाला कहीं लिखा गया है क्वेश्चन, नहीं मिलेगा आपको, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। आपको पद्म पुरस्कारों के बारे में पता होना चाहिए, भारत रत्न के बारे में पता होना चाहिए, और अनुच्छेद 18 तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखो इंटीग्रेट किया, यहाँ 2 चीजों को एक साथ क्वेश्चन में डाल दिया। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। क्या बात सही है, क्या कहा गया, न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, ऐसे अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जाता है, हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। अब देखो न्यायिक हिरासत का मतलब है कि पुलिस कस्टडी लेती है किसी भी मुजरिम की, जब उस पर दोष सिद्ध नहीं हो पाता है और वो कोर्ट से कस्टडी मांगती है, अगर कस्टडी दे देती है तो पुलिस अपने स्टेशन में रखती है, उसको जेल नहीं भेजती है। लेकिन न्यायिक हिरासत का अर्थ होता है
कि पुलिस उसको जेल में डाल देती है। ठीक है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकता। अब देखो कंट्रास्ट समझ में आ रहा है। न्यायिक हिरासत के दौरान अगर पुलिस की अभिरक्षा में दिया जाएगा तो वो पूछताछ कर सकता है, कोर्ट की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए तो पूछताछ के लिए मांगा। अगर न्यायिक हिरासत के दौरान मामले का पुलिस अधिकारी क्या करेगा, न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है। भारत के संदर्भ में जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। तो ये बात ठीक है, लेकिन मना किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। बिल्कुल सही बात है, दूसरा कथन सत्य है ना। तो इस टाइप से देखना है। उसके बाद कानून लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक प्रशासनिक अधिकारी को अंतर्देशित है एवं अनियंत्रित अधिकार देता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित किसका उल्लंघन करता है। अब कानून को लागू करने के मामले में, अब देखो आपने समानता का अधिकार पढ़ा, आपने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, आपने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, आपने पढ़ा क्या, आपने ये भी पढ़ा कि 25 से 28 आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29-30 आपके अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, 32 रिटी जारी करने का प्रावधान करता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, देखो आर्टिकल 14 भी है समानता, आर्टिकल 32 भी है, आर्टिकल 28 भी है, आर्टिकल 44। अब ये दो आर्टिकल हम काट देते हैं। क्यों भाई? आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक सिविल संहिता से। आर्टिकल 28 किससे संबंधित है? आर्टिकल 28 संबंधित है धार्मिक अधिकारों से। और यहाँ क्या कहा गया है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी को अंतर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। ठीक है कि भैया अनियंत्रित विवेकाधिकार है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है। अब 32 जब कोई कार्य नहीं करता उसके लिए है तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेगा। निजता का अधिकार संरक्षित है, निजता का अधिकार के बाद 2017 में आर्टिकल 21 के अंतर्गत, है ना। उसके बाद मूल अधिकारों के किस संसद को अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण में समाविष्ट किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब समानता का उल्लंघन, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, तो आपको समझना पड़ेगा पहले टॉपिक को और उस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा जाता है मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित कौन सा या कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। मूल अधिकारों के अतिरिक्त पूछा है। ठीक है। अब उद्देशिका, बिल्कुल नीति निर्देशक तत्व तो यहां भी प्रतिबिंबित होते हैं और मूल कर्तव्य में भी, यानी तीनों में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति के विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार की संरक्षण देता है। तो व्यक्ति अगर विवाह करना है तो आर्टिकल 21 अपनी पसंद के व्यक्ति खाना पीना सब कुछ। 29 का मतलब नहीं है, 25 का कोई मतलब नहीं है। 19 स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, उसमें स्पष्ट है आर्टिकल 21। निजता के अधिकार को जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत किया गया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें कौन से आर्टिकल 14 संविधान के अनुच्छेद 42 संशोधन के अधीन उपबंध 17 भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक 21 भाग 3 में दी गई गारंटी, तो भाई 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार है ना। कौन सा सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, भैया कथन ही उल्टा है। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, भैया संविधान में समाविष्ट हैं। ठीक है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये भी बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं, ये गलत है। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो अधिकार वे विशेषाधिकार, विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, विशेषाधिकार नहीं है, राज्य के विरुद्ध क्या है, नागरिकों के दावे हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार कर्तव्यों के साथ साथ सह संबंधित हैं। अधिकार व्यक्तिगत हैं, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, ये तो एकदम गलत है। राज्य के स्थापित के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। अब देखो ये दोनों
अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के हैं। यहाँ क्या कहा गया है? अधिकार व्यक्तिगत हैं, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। अधिकार, कुछ अधिकार व्यक्तिगत भी हैं तो कुछ अधिकार सामूहिक हैं। तो आर्टिकल पहला सही है। ठीक है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित कौन कौन से परिकल्पित हैं? मानव देह व्यापार, मधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध बिल्कुल, कल कारखानों बच्चों नियोजन प्रतिबंध 6 से 14 वर्ष के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आर्टिकल 29-30 में आता है, अस्पृश्यता आर्टिकल 18 है, ठीक सॉरी आर्टिकल 17 है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो ये वाले दोनों गलत हैं। अब दूसरा निकाल दो तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 और 4 सही हैं। ये एलिमिनेशन टेक्निक है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? तक बात समझ में आई? नेक्स्ट में क्या है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो भैया जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हमारे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य +1 कर दिया गया 2002 में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में बढ़ा दिया गया। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। क्या ये बात सही है? नेक्स्ट क्या कहा गया है? इनमें से केवल 1 और 2 को चुनना है। अब देखो, कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि ठीक है भैया, इनको पालन कर सकते हो आप, लेकिन कहीं भी इनका विधिक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। सरदार शरण सिंह की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, या उपबंध किस में किया गया है? ठीक है, भारत की संविधान उद्देशिका में ऐसी बात नहीं करी गई है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस तरह की बातें की गई हैं, लेकिन एकता अखंडता की बात नहीं की गई है। डीपीएसपी में करी नहीं गई है, फंडामेंटल राइट्स में कहीं है नहीं। आप डीपीएसपी 36 से 51 देख लो, है ना, 12 से 35 आप फंडामेंटल राइट देख लो, कहीं भी इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मूल कर्तव्यों में। इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। ठीक है, 8 सिफारिशें दी थी, लेकिन कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कुछ सिफारिशों को उनको स्वीकार नहीं किया गया, जैसे चुनाव में वोट देने का अधिकार वो चाहते थे मूल कर्तव्य हो, ऐसा नहीं किया गया। फिर एक मूल कर्तव्य 2002 में अटल बिहारी सरकार ने जोड़ दिया 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या या क्या हैं? मिश्रित संस्कृत की समृद्ध विरासत की रक्षा, ये बिल्कुल बात सही है कि इस बात का जिक्र किया गया है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये रक्षा की बात नहीं की गई है। मनोवैज्ञानिक मनोदशा और खोज भावना का विकास करना, ये बात कही गई है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रयत्न करें, तो ये बात कही गई है। ये पहला, तीसरा और चौथा, ये वाली बातें कही गई हैं। लेकिन सामाजिक अन्याय की बात, ये सब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में है और हमारी प्रस्तावना में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 बातें कही गई हैं 10 मूल कर्तव्यों में। उसके अलावा भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोकसभा के लोक चुनाव में मतदान करना, यहाँ लोकसभा के चुनाव में मतदान करना है, तो यही वाली बात नहीं रखी गई है। देखो, सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक के साथ साथ चीजें ढंग से पढ़ी हैं, और ढंग से पढ़ने का मतलब सिर्फ रटना नहीं होता। जो लोग रट के तैयारी करके जाते हैं उनका कोई भी भला नहीं होता। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो धन का केंद्रीकरण, अभी तक जो ये राइट था, मौलिक अधिकार, धन के केंद्रीकरण की बात कहाँ की गई थी? ये डीपीएसपी में करी जाती है। ठीक है, डीपीएसपी में करिए, धन का विकेंद्रीकरण करना, धन का एक जगह इकट्ठा ना होने देना, तो ये समता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है भाई, समता का एक जगह संकेंद्रण हो जाएगा तो समता का की भावना कहाँ रह जाएगी? भाई, समानता का मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की बात की जाती है। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में तो ये दिया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करेगा। स्वतंत्रता के अधिकार से कोई लेना देना इसका नहीं है। कल्याण की अवधारणा का अधिकार, ये भी इसका कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, समता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अगला, भारत का संविधान कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा कौन करेगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। ठीक है, संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक दिए गए हैं। ठीक है, और कुछ संशोधन करके जैसे 1976 में, ठीक है, 1978 में, 2002 में इनमें संशोधन किया गया और कुल मिलाकर के 36 से 51 मूल हैं, 4 और बढ़ा दिए गए। ठीक, भाग 4, संविधान के भाग 4 में अंतर्विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं? वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। बस यही तो बात है, प्रवर्तनीय नहीं है। पहला गलत हो गया तो ये गलत है, ये गलत है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये बिल्कुल सही बात है, दूसरा सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाए जाने को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल सही बात है, 2 और 3 सही हैं। भारत में न्यायपालिका से कार्यपालिका से पृथककरण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसके व्यादेशित है? देखो, अब ये वाला शब्द आपको बड़ा परेशान करेगा। कार्यपालिका से या विधायिका से न्यायपालिका का पृथककरण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ये बड़ा सिंपल सा है। आप चाहे एनसीईआरटी में पढ़ लो, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लो या एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, सब में ये बात कही गई है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण संविधान का भाग 4 में ये बात कही गई है। अब देखो क्या मतलब होता है। न्यायपालिका हमारे शासन के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करेगी? जो विधान होंगे, अगर व्यक्तियों और राज्य के बीच या राज्य का राज्य के बीच, संघ का राज्यों से या व्यक्तियों का व्यक्तियों से अगर कोई विवाद होता है तो न्यायपालिका न्याय करने के लिए आएगी। कार्यपालिका जो कानून बने हैं, ठीक है, उनके अनुसार शासन चलाना है। और विधायिका का काम क्या है? वो कानून बनाने की संस्था है, अर्थात संसद है। तो तीनों के क्लासिफिकेशन है, लेकिन भारतीय संविधान व्यवस्था या भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका से ही कार्यपालिका निकलती है, तो उसके अलगाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन न्यायपालिका, सबका अपना एक कार्य क्षेत्र है, सबका अपना एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करें। और यही बात डीपीएसपी में कही गई है। किसमें कही गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है। 7वीं अनुसूची में जो बात करी गई है ना, वो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में कही गई है। उद्देशिका में इस तरह की कोई बात नहीं करी गई है। उद्देशिका तो सिर्फ उद्देश्य है संविधान का। आगे चलें तो भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब 2 बातें कही गई हैं, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। अब क्या बात कहा गया? भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन क्यों करेंगे? करेंगे क्या? या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन क्यों करेंगे? तो दोनों बातें क्या सही हैं? दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, ये तो कल्याणकारी विधायिका इन पर तो कानून बनाएगी, कार्यपालिका उनके अनुसार शासन चलाएगी, तो कृत्यों पर निर्बंधन कैसे करेगा? अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करते तो मान लिया जाता कि वो उस राज्य के खिलाफ दिए गए हैं, डीपीएसपी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था? स्त्री पुरुषों समान कार्य के लिए समान वेतन, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, काम शिक्षा सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन, काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। अब काम शिक्षा सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार की बात है, तो स्त्री समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है, तो ये वाली बात बाद में जोड़ी गई। ठीक है, अगला, कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें है? अभी मैंने बताया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट बंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल सही बात कही गई है। भाई फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल हैं, अगर उनको आप लागू नहीं कराते हैं, ठीक है, अगर उनको आप लागू नहीं करते या उनको रोकने का प्रयास करते हैं तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में आप रिटों की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये वाला एकदम सिंपल सा सिद्धांत है। ठीक है, तो ये बात है। अगला क्या है? अगला है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है, आर्टिकल 51। ठीक, भारत के संविधान
के उद्देश्यों में से किस एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक, तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उद्देशिका में है। उसके अलावा आर्थिक न्याय की बात कहाँ? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्थिक है। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की स्वतंत्रता, काम की मानवोचित दशाएं, ये सब क्या है? आर्थिक न्याय की बात ही तो की जा रही है। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ है? राज्य के नीति निदेशक। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात उद्देशिका में की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। अब क्या कहा गया है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो शासन के लिए आधारभूत तो नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर नागरिकों के लिए या व्यक्तियों के लिए पूछा जाता तो मौलिक अधिकार आ जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी भाग 4 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, आर्टिकल 44। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, आर्टिकल 40। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये शायद 47-42 है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। अब इनमें से पूछा गया गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? भाई तीन तरह से हमने डीपीएसपी को बांधा, उदारवादी या उदार बौद्धिक, है ना, उदार बौद्धिक। दूसरे टाइप सामाजिक या समाजवादी। तीसरे गांधीवादी तत्व सॉरी। तो जब समान नागरिक सिविल संहिता की बात आई तो ये क्या है? उदार बौद्धिक है। ग्राम पंचायतों के संगठित करने की बात आएगी तो ये गांधीवादी तत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, भाई गांधी जी कुटीर उद्योगों चरखा चलाते थे तो ये भी गांधीवादी तत्व है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये समाजवादी तत्व है जहां कार्य की बात की गई। तो 2 और 3 ये क्या है? ये गांधीवादी तत्व हैं। देखो एकदम साफ साफ दिया गया है, एक वाला हटा दो, देखो ये हट गया। ठीक है, लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं? लोकसभा के बारे में, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, अब आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये लोकसभा की अनन्य शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाना, ये दोनों सदनों का काम है तो ये तो हो नहीं सकता। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन, रेटिफिकेशन दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, तो केवल 2 अनन्य विशेषाधिकार है। विधेयक पूछा जाता तो उसमें भी लोकसभा हो जाता। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदस्य सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंतर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। क्या कहा गया है? कोई नाम निर्दिष्ट, ठीक है, नॉमिनेटेड विधायक, जिसको राष्ट्रपति ने 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, तो 12 विधायकों को 6 महीने के अंदर, मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते। 6 महीने के बाद की बात करी गई है, 6 महीने के बाद ये किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये वाला गलत है। यदि कोई यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला में निश्चित करना होता है, बिल्कुल सही बात कही, इसके लिए कोई अधिकार नहीं। ठीक है, कोई समयावधि निर्धारित नहीं है कि दल बदल के आधार पर कब वो डिसाइड करेगा। ओके, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा के कार्य पद्धति, कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे, बिल्कुल सही बात है। एक आज्ञापक पद है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल के से या शासक दल से होगा। ये कोई कन्फर्म नहीं है, अज्ञापक उपबंध नहीं है। ठीक है, ये माना जाता है, संसदीय परंपरा है कि लोकसभा अध्यक्ष सरकार के दल, शासक दल से हो जाए और उपाध्यक्ष
विपक्षी दल का हो जाए, ऐसा मान कर लेते हैं। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय व्यवस्था यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित किया जाता है। अब ये भी कोई फिक्स उपबंध नहीं है, तो पहला सही है और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है सिर्फ, ओके। नियत नहीं है, फिक्सन नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा में चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। एक टाइम पर था 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लोग लड़ सकते थे, वर्तमान में सिर्फ 2। तो ऐसा कोई कानून तो है नहीं, ठीक है। 1991 में ये वाला बहुत ज्यादा विवादित रहा है, तो इसको यूपीएससी ने हटा दिया था, ठीक। और इसमें उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए, ये एक नियम नहीं था, ये एक वो थी, क्या आप कहते हैं, रिपोर्ट आई थी, है ना, चुनाव में सुधार के लिए। तो उसमें कहा गया है कि अगर कोई दल, कोई नेता 2-3 लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ता है और एक में, तीनों में जीत जाता है, और जो निर्वाचन क्षेत्र खाली करेगा वो, है ना, उस पे जो नए निर्वाचन होंगे उसका खर्चा उसी नेता द्वारा दिया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसमें ये वाला पास कर दिया गया था। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है, ये तो बात सही है, लेकिन संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की बात पूछा गया है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। लोगों द्वारा सिर्फ सांसद विधायक निर्वाचित होते हैं, सरकार नहीं, ठीक है। तो ये वाला तो एकदम गलत है, ये वाला गलत है। दूसरा वाला कुछ हद तक सही है, तो पहले हम और ऊपर देख लेते हैं। सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती, ये तो गलत है, तो बी वाला सही है, ठीक। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब तक कि जब वह उस राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। एक देखो सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे 6 महीने के अंतर्गत क्या करना है, उसे किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा के मामले में हो या राज्यसभा के, या राज्य विधानसभा के, या राज्य विधान परिषद के। यहाँ क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, 18 वर्ष का हो चुका है, वो मत दे सकता है, ठीक है, उसे पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं है। किसी भी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए। तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, तो विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा तो भी बन जाएगा, 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता प्राप्त करनी होगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया, 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निहर हो जाएगा, भले ही वह कारावास स्थायी तौर पर नहीं होता, ठीक है, वो 1 या 2 6 वर्ष के लिए या 2 लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव के लिए निर्हर घोषित कर दिया जाता है। तो ये वाली गलत है, ये वाला सही है, तो पहला सही है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद सत्र आह्वान कर सकता है, बिल्कुल सही। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, ऐसा कुछ भारत के संविधान में वर्णित नहीं है। 1 वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है कि जब संसद का चलन आवश्यक हो। 1 वर्ष में दिनों की नहीं, न्यूनतम 6 माह से कम समय में 2 सदनों की बैठक होनी चाहिए, तो पहला सही है। राज्य की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने में के विषय में, ये तो 312 ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। संविधान संशोधन के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में राज्यसभा के पास शक्तियां नहीं, कटौती प्रस्ताव के विषय में तो सिर्फ संविधान संशोधन यानी 368 जब कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में संशोधन करना हो तो वहां सरकार को हटाने, ये सिर्फ लोकसभा के लिए है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में सिर्फ लोकसभा में बजटीय प्रक्रिया है। वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते समय उसके साथ अन्य प्रलेख प्रस्तुत करता है। बृहद आर्थिक रूपरेखा द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सम्मिलित रहता है। दीर्घकालिक संसदीय परंपरा के अनुसार
अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 110(1) के कारण, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण ये वाला डी वाला सही है। तो आज हम इतने ही प्रश्न करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, और किस हिसाब से आप प्रिपेयर करें कि चीज़ें आपके हाथ में आ जाएं। भाई दिक्कत बहुत होती है। आगे वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे और ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको ढंग से तैयार करना है और ढंग से समझना है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार इस किताब से पढ़ा था लेकिन मेरा हुआ नहीं। होगा भाई कैसे? क्योंकि आपने सब्जेक्ट को ठीक से समझा नहीं, आपने सिर्फ रट्टा मार वाली टेक्निक करी है। तो रट्टा मार से काम नहीं चलेगा, आपको सब्जेक्ट को ठीक से समझना पड़ेगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, टाइप वही है लेकिन चीज़ें बदल दी गई हैं, शब्दों की व्याख्या अलग कर दी गई है या अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बात हमेशा याद रखना है आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से प्रिपेयर रहें। ठंड का मौसम है, ठीक ठाक कपड़े पहने क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है।